नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका अभिवादन है। हम हिंदी साहित्य विषयक विविध आयामों पर, विधाओं पर, उनके इतिहास, उनके उद्भव, उनके विकास, इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम एक विशेष विषय पर बात करने जा रहे हैं। वह है साहित्य के क्षेत्र में अनुसंधान की स्थिति, उसका अर्थ, उसका स्वरूप, उसकी प्रविधि, उसकी प्रक्रिया, इस पर हम विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट करेंगे। हम जानते हैं कि अनुसंधान की परंपरा, जिसे हम अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, उसकी परंपरा तमाम अनुशासनों में लंबे समय से देश विदेश में उपलब्ध होती है। विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं, शोध करते हैं, और तकनीक के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विकास संबंधी तमाम अनुशासनों और आयामों के क्षेत्र में रिसर्च की या शोध की एक सशक्त और सुदीर्घ परंपरा हमें मिलती है। इस अनुसंधान के बहुत से लाभ जो सृष्टि के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में, मानवता के संदर्भ में, वो लाभ पहुंचाए भी जाते हैं। बहुत सी खोजें होती हैं, कुछ नई रिसर्च होती है नितांत नवीनता और मौलिकता के साथ, और कुछ जो अनुपलब्ध या विलुप्त प्राय संदर्भ होते हैं, उनको खोज निकालने, उनकी नई व्याख्या करने, उनके नए अर्थ और नई अर्थ छटाओं को उद्घाटित करने का कार्य भी शोध के अंतर्गत आता है। हिंदी साहित्य में भी अनुसंधान और शोध की एक सुदीर्घ परंपरा हमें मिलती है। लगभग 1100 वर्ष के इस इतिहास में हम देख सकते हैं कि 1000 साल तक, 1000 वर्षों तक अनुसंधान यदि हुआ भी तो उस पद्धति से, उस प्रक्रिया से हमें देखने को नहीं मिलता, जबकि लेखन का, संपादन का, कोश कार्य को आगे बढ़ाने का सिलसिला यह तो मिलता है। संपादन के क्षेत्र में भी शोध अनुसंधान के कुछ आयाम हमारे सामने उद्घाटित होते हैं। किंतु आधुनिक युग तक आते आते भाषा को लेकर, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य को लेकर, साहित्यकारों के प्रदेय को लेकर, उनके जीवन, व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर, उनकी संपादन कला को लेकर, तुलनात्मक दृष्टि से रचनाओं में, रचनाकारों में उनके समग्रतः अवदान को लेकर उनकी तुलना करते हुए ऐसे बहुत से संदर्भ उद्घाटित होते रहे। निश्चित रूप से अनुसंधान केवल अतीत का दर्शन नहीं है, वो भावी भविष्य का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इसीलिए अनुसंधान की प्रासंगिकता, शोध की सार्थकता यह असंदिग्ध प्रतीत होती है। सतत यह रिसर्च, यह शोध चलती रहती है। एक ही कवि पर, एक ही रचना पर अनेक शोध, अनेक दृष्टियों से, अनेक पद्धतियों से होती रही हैं, और वो हमें उपलब्ध भी हैं, प्रकाशित भी हैं, कुछ अप्रकाशित भी हैं। शोधार्थी का या अनुसंधित्सु का नजरिया या उसका दृष्टिकोण यह भी मौलिक हो सकता है। इसलिए विषय की विविधता यह तो रिसर्च में देखने को मिलती ही है, लेकिन कहीं कहीं एक ही विषय पर 2, 3, 4 शोध कार्य भी मिलते हैं। उसमें शोधार्थी की दृष्टि का जो मौलिक स्वरूप है वह भी उद्घाटित होता है। इस दृष्टि से
हम देख सकते हैं कि हिंदी के जितने आयाम हैं उन सब में भी शोध का सिलसिला सुदीर्घ इतिहास के साथ उपलब्ध होता है, चाहे वह भाषा के विभिन्न आयाम हों, राजभाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में, भाषा विज्ञान की दृष्टि से, मीडिया की भाषा के रूप में, अनुवाद की भाषा के रूप में, और रचना और रचनाकार की भाषा, उसके भाषा शिल्प को ध्यान में रखते हुए ऐसी बहुत सी शोध पद्धतियां, शोध परंपराएं यह हमें मिलती हैं। इसी तरह यदि कोई कवि है, यदि कोई उपन्यासकार है, कहानीकार है, नाट्यकर्मी है, अभिनेता की दृष्टि से, रंग शिल्प की दृष्टि से, पात्र योजना की दृष्टि से, संवाद योजना की दृष्टि से, ऐसे बहुत से रिसर्च, बहुत से शोध कार्य होते रहे हैं। उपन्यास की तात्विक विवेचना भी होती रही है। उपन्यासों को समस्याओं से जोड़कर, समस्यामूलक उपन्यास, कहानियों को इसी तरह उनकी तत्वों के आधार पर, कहानियों के आंदोलनों के आधार पर, उपन्यासों के वर्गीकरण के आधार पर, इस तरह से भी शोध के बहुत से आयाम उद्घाटित होते रहे। कविता में भी प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर, भाषा शैली को ध्यान में रखकर, सौंदर्य को ध्यान में रखकर, शास्त्र को ध्यान में रखकर इस तरह के शोध कार्य लगातार चलते रहे हैं। अब तो हिंदी भाषा और साहित्य के संदर्भ में शोध का इतिहास 100 वर्ष से भी अधिक का इतिहास हो गया है। बहुत से प्रामाणिक शोध कार्य, शोध ग्रंथ, शोध प्रबंध, कुछ शोध उपाधि के लिए किए जाते हैं, कुछ उपाधि से नितांत परे रहकर स्वतंत्र अभिरुचि के आधार पर स्वांतः सुखाए इस दृष्टि से भी किए जाते हैं। बहुत से इतिहासकारों ने, समालोचकों ने, शोधार्थियों ने इस दिशा में अनेक प्रकार के शोध कार्य किए हैं और वह एक तरह से अनुसंधान की इस परंपरा को उद्घाटित करने वाली एक सुदीर्घ सशक्त परंपरा जो आगे के शोधार्थियों के लिए मार्ग प्रशस्त करती रही है। अनुसंधान को अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है और रिसर्च शब्द रीसर्च इस भाव का द्योतक भी है, यानी कोई वस्तु पहले से उपलब्ध है लेकिन वह प्राप्य नहीं है, वह मौजूद है लेकिन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उसकी खोज करना, उसको खोज निकालना। इसलिए रिसर्च शब्द के समतुल्य हिंदी शब्द के रूप में अनुसंधान शब्द का, अन्वेषण शब्द का, शोध शब्द का और खोज शब्द का, इन चारों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें अगर स्थूल रूप से देखें तो पर्याय माना जाता है, किंतु ये पर्याय नहीं है, क्योंकि कोई एक शब्द किसी दूसरे शब्द का वस्तुतः यथावत पर्याय नहीं होता। इसे हम अनेक भाषा विज्ञान के संदर्भ में, समाज भाषा विज्ञान के संदर्भ में देख भी सकते हैं। जैसे वाटर के लिए अंग्रेजी के जल, नीर, अंबु, तोय, पानी, वारी आदि शब्द हैं, इनको सामान्यतः हम पर्यायवाची मान लेते हैं, लेकिन ये पर्याय नहीं होते। ये संदर्भ सापेक्ष प्रयोग के आधार पर इनकी अर्थवत्ता, इनकी अर्थछटा, इनकी अवधारणा वह बदल जाती है। इस दृष्टि से अनुसंधान शब्द के अर्थ पर यदि हम दृष्टि डालें तो उसका मूलार्थ तो परीक्षण है, समीक्षण है, यानी किसी रचना, रचनाकार, किसी परंपरा, किसी प्रवृत्ति की जांच करना, उसका परीक्षण करना, उसकी समीक्षा करना, उसके सकारात्मक और नकारात्मक, उसकी उपलब्धियों और कमियों का मूल्यांकन,
यह अनुसंधान माना जाता है। अनु शब्द का अर्थ पीछे है और संधान शब्द का अर्थ दिशा विशेष में प्रवृत्त होना है। तो कोई एक दिशा, समाजशास्त्र की दिशा, काव्यशास्त्र की दिशा, विज्ञान भाषा विज्ञान की दिशा या अन्य कोई भी अगर हम देखें दिशा विशेष, उसमें प्रवृत्त होना और फिर उसके पीछे चलते हुए खोज करना, उसकी जांच पड़ताल करना, इसको भी हम अनुसंधान के रूप में देखते हैं। इस तरह किसी लक्ष्य को समक्ष रखते हुए उस दिशा विशेष में उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होना, उससे कुछ निष्कर्षों को हासिल करने की एक ललक, एक इच्छा शक्ति, एक प्रेरणा, एक संकल्प, इसको लेकर आगे बढ़ना, किसी तथ्य, किसी जानकारी की प्राप्ति के लिए उस तथ्य की जांच करना, परीक्षण करना, मूल्यांकन करना, उसकी समीक्षा करना, उसके पक्ष विपक्ष पर विचार करना, यह भी अनुसंधान के रूप में ही देखा जाता है। अन्वेषण शब्द का अर्थ खोज है। किसी वस्तु, किसी तथ्य को ढूंढ निकालना, खोज निकालना, उसका प्रयत्न करना, यह अन्वेषण है। गवेषणा का अर्थ भी कमोबेश इसी अर्थ में ढूंढ निकालने के प्रयत्न के रूप में किया जाता है। गो गाय शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है और गाय का पता करना, खोजना, बहुत सी समूह में गायें जब निकल जाती थी, गोष्ठी शब्द भी उसी से निर्मित है। इस तरह से खोजना, पता करना, तलाश करना, इस अर्थ में गवेषणा शब्द का प्रयोग होता है। शोध का अर्थ है शुद्ध करना, संस्कारित करना, साफ स्वच्छ करना, इस अर्थ में, यानी किसी रचना, किसी रचनाकार के संदर्भ में यदि कुछ धुंधलका है, कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है, कुछ बिंदु, कुछ संकेत, उनको उद्घाटित करना, शुद्ध करके, परिष्कृत करके, संवर्धित करके, संशोधित करके, स्वच्छ करके प्रस्तुत करना। इसलिए खोज का अर्थ है ढूंढना, अज्ञात को खोजना, प्राप्त करना, ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया से जुड़ना, ये वस्तुतः खोज के रूप में प्रयुक्त होता है। ये सारे शब्द, चाहे गवेषणा हो, चाहे अनुसंधान हो, चाहे खोज हो, या इसी प्रकार के मिलते जुलते अन्य शब्द, ये सब जब साहित्य और भाषा के संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं तो उस भाषा, उस साहित्य, उस साहित्यिक प्रवृत्ति, उस साहित्यकार के संदर्भ में वो तमाम बिंदु, वो तमाम जानकारियां जो या तो उपलब्ध नहीं है उनको उपलब्ध कराना, यदि कहीं उपलब्ध है उन्हें उपस्थित करवाना, ये सब इस शोध की प्रक्रिया में, अनुसंधान की प्रक्रिया में शामिल रहता है। इसलिए अनुशासन से अपेक्षा, इस अनुशासन से, अनुसंधान रूपी अनुशासन से अपेक्षा होती है कि अज्ञात को खोज निकाला जाए, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी हासिल करना, वह रचना, उसकी पांडुलिपि, उसके अंतर्गत निहित सौंदर्य, उसका शास्त्रीय पक्ष, उसका भाषिक सौंदर्य, उसका शिल्पगत सौंदर्य, इन सब को उद्घाटित करना, खोज निकालना, उसका ज्ञापन करना, उसका अन्वेषण करना, यह इस अनुशासन का मूल धर्म है। लुप्त और गुप्त सामग्री को उद्घाटित करना, प्रकाशित करना, विवेचित करना, यह भी अनुसंधान का हिस्सा है। प्राप्त सामग्री का प्रामाणिकता की दृष्टि से परीक्षण करना, जो भी हमने शोधार्थी के रूप में, अनुसंधित्सु के रूप में अप्राप्य या विलुप्त सामग्री को खोजा है,
रचना या रचनाकार को, उसकी प्रवृत्ति को, उसके वैशिष्ट्य को, उसकी पांडुलिपि को, उनको जब हम प्राप्त कर लेते हैं, खोज कर लेते हैं, तो प्रामाणिकता की दृष्टि से उसकी परीक्षा करना, उसकी समीक्षा करना, उसका मूल्यांकन करना, उसके औचित्य अनौचित्य पर विचार करना, उसमें सही और गलत, सकारात्मक और नकारात्मक तमाम बिंदुओं, तमाम पक्षों पर विचार करना, उसकी कमजोरियों, उसकी शक्तियों की जांच पड़ताल करना, उसके अवदान, उसके प्रदेय को रेखांकित करना, ये तमाम बिंदु हैं, ये तमाम पक्ष हैं जो अनुसंधान के अंतर्गत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अतः प्राप्त सामग्री का संस्कार करना, परिष्कार करना, उसे शुद्ध करके उपलब्ध कराना, यह भी अनुसंधान है। शोध कार्य से जो शोध प्रबंध हम तैयार करते हैं, लिखते हैं, जो शोध आलेख हम लिखते हैं, उसकी सार्थकता, उसकी महत्ता, उसकी उपादेयता इसी बात से सिद्ध होती है कि उस शोध कार्य ने वस्तुतः उस स्थिति को कुछ आगे बढ़ाया कि नहीं, उसमें कुछ गति आई कि नहीं, उसके जो निष्कर्ष हैं, उसकी जो मान्यताएं हैं, उसकी जो स्थापनाएं हैं, वो नितांत मौलिक और नवीन होनी चाहिए। इसलिए शोधार्थी को विशेष रूप से, अनुसंधित्सु को विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वह, उसका शोध प्रबंध, उसका शोध कार्य, उसका शोध आलेख, वह केवल रस्म अदायगी ना हो, पिष्ट पेषण ना हो, वह उस क्षेत्र को उस गति दे, उस विषय को, उस अनुशासन को कुछ नए आयामों के साथ, कुछ नई मान्यताओं के साथ पाठक समुदाय के सामने, साहित्य जगत के सामने उपस्थित करे, उपलब्ध कराए, तभी वह शोध वस्तुतः, वह अनुसंधान वस्तुतः अनुसंधान कहलाता है। नए, प्रासंगिक और अपूर्व उपलब्ध तथ्यों को, उन मान्यताओं को स्थापित करना, व्याख्यायित करना, उसके अंतर्गत निहित भावों के विभिन्न आयामों को प्रकाशित करना, यह भी शोध का रचना, रचनाकार, प्रवृत्ति, धारा, परंपरा, इन सब के संदर्भ में इनकी सार्थकता सिद्ध होती है। मूल विषय जो वर्ण विषय है, जिसकी विवेचना की जा रही है, जिस विषय को शोध के लिए चुना गया है, उसके शोध विषय बनाने का, उसके चयन करने का जो आधार है, उसे तार्किक रूप से संगत बनाना, सार्थक बनाना, इसके लिए उस विषय में से नई व्याख्याएं निकालना, नए शेड्स, नई अर्थ छटाओं को उद्घाटित करना, यह भी शोध का एक हिस्सा है। शोध सामग्री जो भी उपलब्ध है, जिसका संग्रह किया गया है, जिसे आधार बनाया गया है, वह पांडुलिपि, पुस्तक, ग्रंथावली, रचनावली कुछ भी हो सकती है। उस सामग्री के संग्रह की एक प्रक्रिया होती है, शोध का हिस्सा है, क्योंकि विषय निर्धारण, शोध चयन, शोध सामग्री का संग्रह, उसका वर्गीकरण, वैज्ञानिकता के आधार पर उसका विभाजन, फिर उसका विवेचन, विश्लेषण, यह सब भी इसी अनुसंधान या शोध का हिस्सा माने जाते हैं। इसलिए अनुसंधान के अंतर्गत अपेक्षाएं जो होती हैं, उनमें महत्वपूर्ण अपेक्षा अनुसंधित्सु यानी शोधार्थी अगर शोध की तरफ अग्रसर होता है, विषय का चयन करता है, तो उसे यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह उसकी अभिरुचि का विषय है, उसके इस विषय पर शोध करने से कुछ नए निष्कर्ष उपलब्ध होंगे, कुछ नई मान्यताएं उद्घाटित होंगी, कुछ अनुपलब्ध तथ्यों का विवेचन, विश्लेषण वह अपने शोध के माध्यम से करेगा, और उस रचना या रचनाकार के प्रदेय के संदर्भ में यदि कुछ तथ्य उपलब्ध होते हैं, कुछ सिद्धांत उपलब्ध होते हैं, तो उनका नया आख्यान,
उसका मौलिक आख्यान, उसकी मौलिक विवेचना भी वह उस शोध प्रबंध के माध्यम से, शोध आलेख के माध्यम से करेगा। अनुसंधान की प्रक्रिया के चरणों पर यदि हम दृष्टि डालें तो हम देख सकते हैं कि किसी भी शोध विषय, शोध वस्तु की खोज का, यानी उसके अनुसंधान के मार्ग का यदि हम अनुसरण करते हैं तो हम उस शोध विषय या वस्तु से मौलिक निष्कर्ष हासिल कैसे करें, उसे कैसे और कितना आगे बढ़ाते हैं। हमारी शोध से जो हासिल हुआ, जो उपलब्ध हुआ, जो निष्कर्ष और स्थापनाएं हमारी शोध प्रबंध के माध्यम से उपलब्ध हुई, वह कैसे शोध को गति देते हैं, ये भी शोध प्रबंध के माध्यम से उद्घाटित किया जाना चाहिए। विषय के अध्ययन को गति देना, अछूते पक्षों और पहलुओं को सामने रखना, प्रस्तुत करना, विषय ज्ञान के क्षेत्र, सीमा और शक्ति का विस्तार करना, पुनर्आख्यान से मौलिक और नवीन निष्कर्ष निकालना, क्योंकि अनुसंधित्सु की अपनी दृष्टि होती है, अपनी विवेचना पद्धति होती है, अपनी भाषा शैली भी होती है। विषय को देखने समझने का, बोध का अपना एक दृष्टिकोण विशेष होता भी है। इसलिए प्रभावी सुगठित प्रतिपादन शैली से वह शोध के अंतर्गत स्थापनाएं करता है। शोध प्रबंध के निष्कर्ष और स्थापनाओं में तथ्य तथा विचार दोनों का महत्व होना चाहिए। हम केवल तथ्यात्मक एक संग्रह शोध प्रबंध को बनाकर न छोड़ें, और फिर तथ्य यदि उपलब्ध हुए हैं, वह उसकी मौलिक देन है, तो फिर उसमें निहित जो वैचारिकता है, जो चिंतन के विविध आयाम हैं, उनको भी विवेचित करना, विश्लेषित करना, उद्घाटित करना, यह शोधार्थी का धर्म होता है। शोध प्रबंध के प्रारंभ में एक विषयानुक्रमणिका का निर्माण करना होता है कि हम एक गाइड मैप की तरह, एक आर्किटेक्चरल मैप की तरह हम उसकी पूरी रूपरेखा बनाते हैं, विषय का वर्गीकरण या विभाजन करते हैं। उस वर्गीकरण और विभाजन का आधार भी वैज्ञानिक और तार्किक होना चाहिए, और प्रत्येक अध्याय की आंतरिक अनुवृत्ति भी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले अध्याय का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि कोई पाठक शोध से लाभान्वित होने वाला, कोई शोधार्थी, अनुसंधित्सु या उस क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई विद्वान प्रबंध से लाभान्वित होना चाहता है और वह पहले अध्याय को पढ़े, तो दूसरे अध्याय की एक तारतम्यता, एक अनुवृत्ति उसके पास होनी चाहिए। फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और इस तरह ये सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए विषय का वर्गीकरण और विभाजन अत्यंत वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है, किया जाना चाहिए, और शोध समीचीन दृष्टि से विषय को देखना चाहिए, विषय का मूल्यांकन, परीक्षण करना चाहिए। अनुसंधान के कौन से बिंदु हैं, कौन सा विशेष आयाम है, किस विशेष दिशा को ध्यान में रखकर शोधार्थी, मान लीजिए समाजशास्त्री दृष्टि से काम करना चाहता है, तो समाजशास्त्र केंद्रित शोध होनी चाहिए। उसकी सैद्धांतिकी, उसकी व्यावहारिकता, उसके आयाम, इनको भी उद्घाटित करना चाहिए। इसी तरह से दूसरे क्षेत्रों में काव्यशास्त्रीय शोध है, भाषा वैज्ञानिक शोध है, तुलनात्मक शोध है, सौंदर्य शास्त्रीय शोध है, या विमर्शों को लेकर की गई शोध है। बहुत से नए नए विमर्शों के आधार पर भी शोध की जा रही है। दलित विमर्श है, स्त्री विमर्श है,
आदिवासी विमर्श है, विकलांग विमर्श है, या जेंडर को आधार में रखकर की जाने वाली शोध का विमर्श है, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उसकी सैद्धांतिकी, उसकी व्यावहारिकता, उसके व्यावहारिक पक्षों को भी उतनी ही गंभीरता से देखने की अपेक्षा आवश्यकता होती है। इसलिए मित्रों, अनुशासन सापेक्ष शोध होनी ही चाहिए। अगर सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से शोध की जा रही है तो समाज क्या है, सामाजिकता क्या है, समाज के तत्व क्या हैं, ऐसे ही संस्कृति क्या है, सांस्कृतिक मूल्यांकन की पद्धति क्या है और संस्कृति के आयाम क्या हैं, उसका वैविध्य क्या है, इन सब बिंदुओं की ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। तो कह सकते हैं कि अनुसंधान करते समय हमें अपना दृष्टिकोण व्यापक, विराट रखना चाहिए, गहन गंभीर रखना चाहिए, ताकि साहित्य की रचना, प्रवृत्ति, साहित्यकार, इन सब के साथ हम एक अनुसंधित्सु के रूप में न्याय कर सकें, उसके साथ हम औचित्य की स्थापना कर सकें। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।